वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी की आपको यूनिट वाइज वीडियो प्रदान में यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है तथा उसकी पीडीएफ भी दी जा रही है। कल हमने होम साइंस की जितनी भी पीडीएफ थी क्लासेस की, यानी यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला की होम साइंस की जितनी भी पीडीएफ थी सारी अपलोड कर दी हैं, यानी जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं। देन आगे के जो भी चैप्टर होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी वीडियो के साथ ही। तो चलिए ये पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएंगी, क्योंकि इसमें करीबन पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी यूनिट, और आज हम फोर्थ यूनिट को देख रहे हैं। तीसरी यूनिट में आपका गद्यांश है, यानी पैसेज है, और पैसेज का एक दो पैसेज हम कराएंगे, यानी एक दो आपको गद्यांश कराए जाएंगे कि किस तरह से इस बुक में भी गद्यांशों को दिया गया है, तथा हो सकता है कि कोई भी गद्यांश ऐसे ही पूछ लिया जाए, यानी सेम इसी तरह से उठाकर पूछ लिया जाए। गद्यांश की प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ परीक्षा हॉल में ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से मे बी 3 क्वेश्चन तक राइट आपके जाने चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसलिए यहाँ पर गद्यांश की भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट 4 की बात कर रहे हैं। यूनिट 4 को देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और आज इसकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 की जो पीडीएफ है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम पर जुड़ने से इतना फ़ायदा है कि टेलीग्राम पर जितनी भी पीडीएफ हैं, जब से टेलीग्राम क्रिएट हुआ है तब से अब तक की सभी मिल जाएंगी। बट व्हाट्सएप पे क्या है कि आज आप जुड़े हैं तो आज के बाद जो पीडीएफ डाली जाएंगी वो मिलेगी। तो चॉइस आपकी है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे जुड़ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे दोनों पर। और दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है प्रत्येक वीडियो के में। अगर नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फोर्थ यूनिट क्या कह रही है। अगर फोर्थ यूनिट को देखें, ये कैसे क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट कौन सी है, 4 है। अगर नाम की बात की जाए, नाम क्या है, तो वो है संप्रेषण। बहुत इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की अवधारणा, प्रकृति और प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर और प्रोसेस हम देखेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। फेज़ 4 कब तक आएगा ये आपको बताया जाएगा आज, और कब तक में भी आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि फेज़ 3 कब तक है, 6 डेट तक है। अगर 6 की बात की जाए तो आज है 3, और ये 6 डेट यानी मंडे तक आपका क्या है, फेज़ 3 है। तो उसके बाद देन आपकी होली है। होली सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हिंदू त्योहारों में। तो हो सकता है मे बी क्या होगा, 1% चांस इसमें बनते हैं कि आपका होली को हटा के यानी 7 और 8 और 9 तक ना होकर आगे शेड्यूल में एग्ज़ाम हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 10 मार्च क्या है, इसका लास्ट है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका एग्ज़ाम आगे के शेड्यूल में चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, 9 और 10 में। तो देखिए क्या नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने पर ही कुछ कहा जाएगा। बस मे भी हो सकता है, पॉसिबल है 1% के होली की वजह से आपके एग्जाम की डेट आगे चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब संप्रेषण इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि, तो क्या अभिप्राय है कि प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। जो प्रेषक है यानी भेजने वाला, वो क्या करता है, संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरह से आप यूट्यूब देख रहे हैं, ऐसे अदर कोई यूट्यूब देखते हैं, यहाँ वो अमेरिका में देखें, कहीं भी देखें, तो ये क्या करा, यूट्यूब ने एक नया फंक्शन लॉन्च किया है कि जिससे जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बट जो इंग्लिश जानता होगा वो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा और वहाँ पे उसको वॉइस इंग्लिश मिल जाएगी। तो ये भी एक संप्रेषण को बढ़ाने का माध्यम ढूंढा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है, विचार, अवधारणाएं, अर्थ और शब्द। तो जब यहाँ पे बात आती है किसके हस्तांतरण को समझने के लिए, तो अर्थ के। भाई जब संप्रेषण होगा तो क्या निकल के आएगा, उस चीज़ का अर्थ निकल के आएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम क्या सुनना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है, संदेश ग्रहण
के साथ हस्तक्षेप, प्रभावी संप्रेषण, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि और बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो यहाँ पर 3 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्लों के संप्रेषण की रेखीय मॉडल है। तो जो वर्लो मधु हैं उन्होंने कौन सा संप्रेषण का मॉडल दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, ये मॉडल और संप्रेषण का जो चैप्टर है वो होम साइंस में भी इम्पोर्टेंट है, यानी होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यूजीसी के लिए, क्योंकि होम साइंस में एक संप्रेषण की यूनिट होती है, चाहे वो नेट में पूछ लिया जाए या हो सकता है पीजीटी में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लों के संप्रेषण का रेखिक मॉडल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो रेखिक मॉडल की बात है तो यहाँ पे हो जाएगा SMCR। ठीक है, रेखिक मॉडल क्या है, तो वो SMCR है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। तो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसका ये मानना है, तो वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। इन्होंने कहा है वो अपने आप को तथा दूसरों को संप्रेषण के माध्यम से ही जानता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है, तो किस पर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किस पर प्रभावपूर्ण, तो वो है अधिगम क्षमता पर। ठीक है, प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है तो वह है अधिगम क्षमता पर। यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे कहा जाएगा प्रक्रिया। ठीक है, इसमें यह मान लिया जाएगा उसका कोई ना तो आरंभ है ना ही अंत है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इसे प्रक्रिया मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। ठीक है, इसने पूछा है आवश्यक घटक कौन से हैं, तो पहले स्रोत होता है, फिर संदेश होता है, फिर हस्तक्षेप होता है, चैनल होता है, प्राप्तकर्ता होता है, प्रक्रिया होती है और संदर्भ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः क्या कर रहा है, पारंपरिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिवर्तनीय। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। रिवर्सिबल है। क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है, तो दो तरफा प्रभावपूर्ण ही तो होता है जब भी वो दो तरफा होता है। तो ये सदैव है। ठीक है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि हाँ ये सदैव होता है, क्योंकि प्रभावपूर्ण है तभी वो दो तरफा है। एक संदेश को जिन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है, तो यहाँ पे किन परिस्थितियाँ, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जब उसे प्रभावी समझा जा सकता है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। यानी एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है, तो वह है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। जो संबंध है उनको क्या करना है, प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। ठीक है, जो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें याद रखिएगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेशों को प्रतीकात्मक, यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो कूट लेखन। ठीक है, कूट लेखन।
यहाँ पे कोडिंग का जो सिस्टम है वो काम करेगा। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है वो स्वयं को बता रहा है। तो यहाँ पे स्वयं अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है जब वो स्वयं को ही वर्णित कर रहा है, यानी किसी और के बारे में नहीं, स्वयं बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, द्विव्यक्ति संवाद। ठीक है, द्विव्यक्ति यानी दो, यहाँ पे कह रहा है कि दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो द्विव्यक्ति संवाद यानी ड्यूडिक कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्वीकारात्मक। ठीक है, असर्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। यानी इसने क्या कहा, निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति यानी हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाई यहाँ पे है उच्च संदर्भ संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्वों को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागणों तक पहुंचाता है। तो वो ये राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रचुर मात्रा में जानकारी, यानी जितनी आवश्यक है उतनी जानकारी देना। निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई करना। क्योंकि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होते तब तक हमारा कार्य प्रगति की तरफ यह कहें कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा दृष्टि और ध्वनि। ठीक है, दृष्टि और ध्वनि। व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाता है दृष्टि और ध्वनि का। निम्नलिखित में से यहाँ पे संकेतीकरण यानी इनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बात रखते हैं कि किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा वो किसके लिए है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो संदेश उत्पत्ति के लिए, यहाँ पे संदेश उत्पत्ति करने हेतु। किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब बनाया जाएगा यदि, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कब, तो जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन से तीन घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो हो जाएगा संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ठीक है, तीन घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं, तो वो संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। शब्द होते हैं, तो शब्द कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चिन्ह होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तन करने का अर्थ होता है, तो क्या होता है, तो वह है विचारों को कूट में अनुवादित करना। व्यक्ति अधिकतर यहाँ पे चक्षु संपर्क यानी आई कांटेक्ट करते हैं जब वे, तो कब वे करते हैं आई कांटेक्ट, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं।
तभी तो वक्ता भी आई कांटेक्ट कर पाता है, याद रखिएगा, और श्रोते भी या जिन्हें सुनते हैं वो भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात की जाए तो कौन सा कथन, तो याद रखिएगा, ऐसी स्थिति जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं। प्रेषक देने वाला और प्राप्त करता दोनों क्या करें कि जो जानकारी है प्राप्त जानकारी का विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावी करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो रहेगा वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, संदेशों में अत्यधिक जानकारी होना, मीडिया या अनुचित चयन और उपयोग सभी। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन से शब्दों का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात करेंगे साइबरनेटिक्स का। निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। जब हम अपने मन में वितरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जटिल सूचनाओं को संसाधित और उसको वर्णित करना। समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का अर्थ कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संपादक यानी एडिटर, यहाँ पे एडिटर को पत्र, संपादक को पत्र। संप्रेषक के संदेश वाचक यानी डिकोड का अर्थ है? तो यहाँ पे डिकोड के अर्थ की बात की जाएगी तो संदेश की व्याख्या करना। संदेश जो कि एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्राप्तकर्ता के लिए यहाँ पे उद्दीपन के रूप में, जो प्राप्त कर रहा है संदेश को जो श्रोता है उसके लिए उद्दीपन के रूप में। एक शब्द की वस्तुनिष्ठता परिभाषा क्या होती है? तो यानी वस्तुनिष्ठ परिभाषा ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सूचक होगी। क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डिनोटेटिव हो जाएगी। एक शब्द का व्यक्ति परक यानी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव अर्थ होता है, यानी व्यक्ति परक हो गया सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव अर्थ होता है इसका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 39 का वो क्या रहेगा, गुणबोध अर्थ। निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आकर्षक व्यक्ति की। निम्न में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनोमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? तो यानी यहाँ पे एक बार और इसे देख लेते हैं, प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता होती है, इसे इस तरह देख लेते हैं। तो याद रखिए उचित संकेतों की, सामग्री में दक्षता की यानी मास्टरी होनी चाहिए, भाषा पैटर्न को बदलने की, यानी एक शब्द से ना समझे तो आप दूसरी तरह से उसे समझा सकें। अब देख लेते हैं क्रोनोमिक्स को। तो क्रोनोमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पे याद राइट आंसर जो रहेगा कि क्रोनोमिक्स शब्द से तो वो क्या रहता है, समय को संबोधित किया जा सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, संदेश का कूट वचन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषक चैनल का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष वार्तालाप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने और एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यह मूल धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है।
श्रवण, श्रवण क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। निम्न में से किसको हम श्रवण में प्रत्युत्तर देना वाला कथन कह सकते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? सक्रिय श्रवण को, यानी एक्टिव यहाँ पे है लिस्टनिंग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज 4th वाली यूनिट है, देन 3rd वाली यूनिट में केवल आपके पैसेज हैं, तो उन्हें हम जल्दी ही करेंगे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो एक क्या करती है? एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जाती है, एक्टिव श्रोता द्वारा। तो यहाँ पर तकनीकी की बात आ रही है तो वो हो जाएगी वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। ठीक है, पैरासिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संदेश की प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों यानी यहाँ पे है बॉडीली मूवमेंट के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काइनेक्सिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियों जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रदर्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वो पारस्पर्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आकर्षक व्यक्तित्व सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिएगा, भाषा पर पूर्ण्यंतर, उपयुक्त शब्दावली और संपादित होने वाली सामग्री पर पूर्ण्यंतर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संप्रेषण को सही बोध होना चाहिए। जो संप्रेषक है उसका क्या है? सही बोध होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग का भाग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चक्षु संपर्क, यहाँ पे सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। मूल्यांकन श्रवण इवेल्युएशन लिसनिंग सफल होता है जब हम, तो कब ये सफल होगा? तो याद रखेंगे कि जब संदेश में निहित उद्दीपनों के बीच के भेदों को समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और देन उसके बाद क्या करते हैं? संदेश में कहे गए तथ्यों का गंभीर रूप से सटीकता से आकलन करते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर जो राइट आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो क्या करेगा यहाँ पे? तो प्रभावी संदेश वाहक तो वह संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्त करता यानी मैसेज रिसीवर पर क्या प्रभाव होने चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो इसके बारे में विचार करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर विद आंसर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब, कब प्रभावी होता है? तो यहाँ पे है संदेश लक्षित दर्शकों का संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते। तो किस व्यक्ति को सफल संप्रेषक करने वाला नहीं मान सकते? जो केवल आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहता हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सफल संप्रेषक करने वाला नहीं मान सकते जो केवल आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहता हो। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है
हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना। संप्रेषित सामग्री को उपन्यास रोचक यानी नोवेल यहाँ पे इंटरेस्टिंग कर बनाना और स्वर को प्रभावशाली बनाना उपयुक्त सभी। संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित यानी यहाँ पे संवर्धित किया जा सकता है, तो यहाँ पे बात करते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो अपनेपन की भावना से, विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से, और मीटिंग की जानकारी और दबाव को डालने से, और उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा संदेश प्रेषक के साथ समानुभूति का विकास होना। ठीक है, एम्पैथी का विकास होना, सिंपैथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी वो संप्रेषण से किसी भी तरह नहीं जुड़ा वो कथन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूर संवेदन प्रौद्योगिकी। टेलीपैथी याद रखिएगा। यहाँ पे आधुनिकतावाद संबंधित है, तो किससे संबंधित है आधुनिकतावाद, तो यह टेलीविजन से संबंधित है आधुनिकतावाद। संप्रेषण में भाषा है, तो यहाँ पे भाषा की अगर बात की जाए तो मौखिक कोड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें और देखेंगे। संप्रेषण की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्वान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है नेटवर्क मीडिया। ठीक है, नेटवर्क मीडिया के रूप में जिक्र किया जाता है। यहाँ पे निस्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थों को प्रभावी करते हैं। यह संप्रेषण किस भाग में किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 69 का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आई यहाँ पे है आइडिएशन में। संप्रेषण के प्रकार हैं एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्यस्थता संप्रेषण। ठीक है, इंटरपर्सनल संप्रेषण। इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा समानांतर संप्रेषण। पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब इंटरपर्सनल, तो कब होता है, तो याद रखेंगे एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एक श्रोता के लिए उनको समझना आवश्यक होता है। हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही हमारी क्या होगा जीएस की क्लास सब्जेक्ट के साथ रहेगी। आपके सब्जेक्ट में रहेगा होम साइंस और प्लस उसके साथ जीएस इसलिए रहेगा क्योंकि चाहे वो एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, और चाहे आपका वीडियो हो, क्योंकि यहाँ पे होम साइंस के ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट यानी ज़्यादा संख्या में देखें तो वो बीएड करे हुए हैं। अगर बीएड करे हुए हैं तो वीडियो की वैकेंसी बिल्कुल तैयार है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी चुनाव से पहले वो क्लियर करा दी जाएगी। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं एक श्रोता के लिए उनको समझना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है, तो क्या करने में सहायता करता है, तो 75 का जो राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्वयं के बारे में जानने में। याद रखिएगा इंटरपर्सनल की बात हो रही है यानी अंतर्वैयक्तिक, तो ये स्वयं के बारे में जानने में सहायता करता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारस्परिक संप्रेषण। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को कहा जाता है तो हो जाएगा पारस्परिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता तो क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण होती है।
जिससे कि एक दायरा बना रहे। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सामूहिक संप्रेषण को। निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण यानी पीपल कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है? तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर है औपचारिक संरचना। गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है, तो क्या होता है? हाथ मिलाना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना, ये सभी क्या है? मौखिक संप्रेषण है, क्योंकि हाथ मिलाने में हम किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करते। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी कि क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा? छोटे समूह संप्रेषण में। मध्यस्थता यानी मीडिएटेड संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आलोचना के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डियाडिक संप्रेषण। ठीक है, डियाडिक संप्रेषण। गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसके प्रकार यानी संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो तरफा मौखिक हो, दो तरफा भी हो, साथ में मौखिक हो। ठीक है, दो तरफा हो और मौखिक हो। यहाँ पे है VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समय स्थानांतरण। ये कूट लेखन यानी यहाँ पे इनकोडेंट संदेश की 4 शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं: कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखेंगे। ठीक है, और में यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे और क्या ये प्रभावित करेगा? तो याद रखेंगे कि क्या प्रभावित करेगा, तो वो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। ये बहुत इफेक्टिव प्रणाली मतलब इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। संप्रेषण वृत्तीय होता है जब, तो कब वृत्तीय होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूटवाचक यानी डिकोडर एक कूट लेखन यानी इनकोडर को जाता है। कब वृत्तीय हो जाता है? जब यहाँ पे डिकोडर यानी एक कूट लेखक इनकोडर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? प्रसार का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबंधित करता है? प्रतिबंधित करता है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, जो शब्द निकल गए वो निकल गए, वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। निम्नलिखित में से मोटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह यहाँ पे पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 92 का जो राइट आंसर है वो है लिसन। ठीक है, 92 का क्या आंसर है? वी है। क्या शारीरिक शब्द को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संप्रेषण बाधाओं से यानी कम्युनिकेशन बैरियर से। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शोर, क्योंकि ये क्या करती है?
ये हस्तक्षेप करती है। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन यानी यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शोर कहा जाता है, नॉइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है या कौन सी होती है, तो वो होती है भ्रमित, यहाँ पे है भ्रमित शिक्षक को किसी भी प्रकार का भ्रम हो। निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाए तो ये औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 का क्या था, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण की प्रभावशीलता के बारे कि ये स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसे परिभाषित किया गया है, तो वह चैनल शोर को, जो चैनल में आए हैं उसकी शोर यानी आवाज़ों को। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरुद्ध हैं, तो यहाँ पे प्रभावी जब संप्रेषण हो रहा हो तो उसमें कौन कौन से अवरुद्ध आ सकते हैं, तो पहला यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो वो हो जाएगा शोर अभाव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोर अभाव। सूचना का अनौपचारिक यहाँ पे हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन का या फिल्टर सूचनाओं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 99 का वो क्या रहेगा, 99 का भी रहेगा ग्रेपाइन। ठीक है, ग्रेपाइन कहा जाता है। चलिए 99 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, तो वो रहेगा ग्रेपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर यानी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नॉइज का एक उदाहरण मान सकते हैं, तो यहाँ पे 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा भूख लगना। जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो वह है अर्थ संबंधी शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर, तो संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप यानी इम्प्रेशन पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, रूढ़ प्रारूप कहा जाएगा। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग कहा जाएगा। चलिए अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दूसरों की भावना और विचारों का पता लगाना। निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो उपरोक्त सभी है यानी बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, नकारात्मकता, पक्षपातपूर्ण धारणा, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव यानी प्राइमेसी इफेक्ट की मुख्य धारणा को दर्शाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यह सबसे अधिक सूचना संदेश सबसे पहले भाग में आती हैं।
यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक सूचना संदेश सबसे पहले भाग में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, श्रोताओं का दृष्टिकोण। निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, डिजिटल माध्यम के द्वारा बदलती है। संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा, प्रोक्सेमिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है, तो वो किसका उपयोग कर रहा है। हम कहते हैं ना रेज योर हैंड, यानी हाथ उठाइए, कौन देना चाहता है। तो यहाँ पे वो किसका है, तो प्रतीक यानी सिंबल का उपयोग कर रहा है। कक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, या यहाँ पे कक्षा के शिक्षक द्वारा। पुस्तक संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं। तो यहाँ पे 112 का जो राइट आंसर वो उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, यानी कि जिसको संदेश वाहक यानी संदेश को ट्रांसफ़र करने वाला हो सकता है, अच्छा शिक्षक ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच यहाँ पर साक्षरता यानी लिटरेसी को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 114 के राइट आंसर की बात होगी, तो वो टीवी और फिल्म संप्रेषण पर सामग्री उपलब्ध, यानी क्या टीवी और प्रोजेक्टर पर जो सामग्री उपलब्ध होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे है लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से इसके मुख्य घटक हैं, अगर इसकी बात की जाएगी तो वो है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इसके क्या है मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी याद रखिएगा, उपयुक्त सभी क्या है इसके मुख्य घटक हैं। तो उन्हें देख लेते हैं, स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति, ये सभी क्या है इसके उपयुक्त घटक हैं। किसके घटक हैं, तो याद रखिएगा पहला लिंगुअल के घटक हैं, यानी टोन, पिच और क्वालिटी ऑफ वॉइस और रेट ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स, यानी बोलने की आपकी कैसी गति है, स्वर की गुणवत्ता क्या है और स्वर मान क्या है और टोन क्या है, किस टोन में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक कब बन सकता है, यदि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। तभी तो NCF 2005 क्या कहता है कि शिक्षक को क्या करना है, बच्चे की जो आसपास का वातावरण है उससे जोड़ते हुए उसे अर्थ प्रदान करना है या उसे समझाना। तो कोई संप्रेषण कक्षा में विफलता होता है, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुँचाने में असमर्थ हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी अपील का उपयोग करना। छात्रों के चेहरों की अभिव्यक्ति यानी यहाँ पे है फेशियल एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है, यानी जो छात्र हैं उनके फेस पर किस तरह के एक्सपीरियंस आ रहे हैं यानी भाव आ रहे हैं उसको समझने चाहिए। तो यहाँ पे है संदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए तो एक विधिपूर्वक वितरण या विवरण। संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि बाधित नहीं करता है, तो ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और यहाँ पे अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? विविध प्रश्नों से। ठीक है, विविध यानी ये परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न होते हैं, इन्हें मिसलिनियस कहते हैं। जर्नल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है उसको इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर सभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी क्या करते हैं? ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही हैं? तो वेवलॉग के संदर्भ में की जा रही हैं, क्योंकि सभी लोग इसी पर बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है मोहरम्बिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर और लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है? कि आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। संप्रेषण शब्द का 7% है, स्वर लहजा का 38% है, और यहाँ पे क्या है फिर नेक्स्ट? स्वर लहजा शारीरिक भाषा का कितना है? तो याद रखेंगे 55% है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 1 2 3 का क्या राइट आंसर है? बी राइट आंसर है। 1 2 3 का क्या है? बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर श्रवण को, लिसनिंग को बनाने के लिए प्रभावी आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। सजीव टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है संदेश माध्यम। ठीक है, यहाँ पर किसके रूप में? तो संदेश माध्यम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे हिसाब संकेत शब्द यानी यहाँ पे लिंकेज केसेस से संबंधित है? तो यहाँ पे जो बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 1 2 6 का, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति के किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? वह है व्यवहारिक। संप्रेषण प्रक्रिया में सदैव प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो 1 2 8 का राइट आंसर क्या होगा? व्याख्यात्मक पर। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाईफाई हॉटस्पॉट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से पैराफ्रेजिंग संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पैराफ्रेजिंग संबंध की बात की जाएगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है तो केवल कथन, तो हमारे पास ये दो दे हैं, इसीलिए यहाँ पे पैराफ्रेजिंग की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। यह कभी कभी सुनी हुई बातों को अपने शब्दों में कहने व या लिखना इससे भक्त को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संदेश ठीक है, क्या संप्रेषण प्रभावी रहा है?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 130 का वो क्या था, सी था, यानी ए और बी दोनों थे। अतुल्यकालिक यानी यहाँ पे है एसिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है समाचार पत्र रहेगा। संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सांस्कृतिक। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपग्रंथ यानी सब टेक्स्ट कहा जाता है। अनुरूपक जन संप्रेषण यानी यहाँ पे एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थैतिक होती हैं। अभिकथन कह रहा है कि समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों को शोध न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि तर्क कह रहा है कि सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा यहाँ पे याद रखिएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि उसका क्या रहेगा, तो चेरी पैकिंग के संदर्भ में। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किए जाना संदर्भित है, तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या संदर्भित है, तो वह है चेरी पैकिंग के संदर्भ में। तो आई होप आज हमने अपनी 4 वाली यूनिट को यानी 4 यूनिट मधान बुक की क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह आपको ये यूनिटें मिलती जाएंगी और उनके PDF को मिलते जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। कल हमने यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हो चुकी थी उन सबकी PDF डाल दी थी। आज हम मदान की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबकी यूनिट वाइज PDF डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यूनिट वाइज PDF में आंसर भी साथ में मर्ज होगा, जो लास्ट वाले पेज पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।